नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारत के इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पार्ट यूनानी आक्रमण होगा और उसके बाद मौर्य साम्राज्य को प्रारंभ करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखिएगा, जब सिकंदर ने हमला किया तो उस समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था धनानंद, और ये जो धनानंद है ये सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा, और याद रखेंगे जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। और एक बात और याद रखिएगा कि भद्रशाल उसका सेनापति था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तब आपका जवाब क्या होगा? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, यानी प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में दिया गया है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। यहां पर कथन बिल्कुल सही है, और कारण में बताया जा रहा है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। यहां पर कारण गलत है, यानी प्रश्न संख्या 3 में ए सही है और आर गलत है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में सिकंदर भारत विजय करने के लिए चला, और लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान जाने के लिए प्रस्थान किया। क्लियर? लेकिन एक बात ये क्लियर याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य से वो पराजित नहीं हुआ था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, मशक। अर्थात मशक की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय एक सीमांत गणराज्य था जिसका नाम था अश्वक, और इसी अश्वक सीमांत गणराज्य की राजधानी थी मशक, जो कि अभी विकल्प में दी गई थी। यूनानी लेखक बताते हैं कि सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे, और उसमें जो सही कारण दिए गए हैं उनका आप चयन करिए। पहला दिया है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है उसकी फौज बेहतर थी। ये भी सही है। तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा कहा जा रहा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी वो एक अच्छा प्रशासक था, इसके कारण सिकंदर को सफलता मिली थी। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी सिकंदर की सफलता के यहां पर दिए गए कारणों में से पहला, दूसरा और तीसरा कारण यहां पर सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए, ये जो पहले स्टेटमेंट में कहा गया था कि यहां पर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, अब इसका प्रमाण कैसे मिल रहा है? डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने बताया कि उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया उन्होंने। इससे यह बिल्कुल प्रमाणित होता है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी सेना श्रेष्ठ थी। ये भी बात सही है। और दूसरी बात कि जो ये बात की गई थी कि भारत के देशद्रोही शासकों ने सिकंदर की सहायता की थी, उसमें एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो आम्भी जैसे देशद्रोही भारतीय शासक थे उन्होंने सिकंदर की सहायता की थी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, पुरु। पोरस को सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। यहां प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर
पुरु और पोरस को पराजित तो किया था, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बनाया और अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो याद रखिएगा, सिकंदर के साथ भारत निर्याकस, आनिसिक्रेटस और अरिस्टोब्युलस, ये 3 लोग आए थे। यहां पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि हम डाइमेकस की बात कर लें तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्लियर है? याद रखेंगे, यह प्रश्न इंडिविजुअल भी पूछा जा चुका है कि डाइमेकस को किसने भेजा था। तो सीरिया के राजा थे एंटियोकस, जिन्होंने डाइमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्लियर है? इस प्रकार यूनानी साम्राज्य से संबंधित प्रश्न यहां पर कंप्लीट हुए। अब मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और इसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। यदि हम इसके साम्राज्य की सीमा की बात करें तो याद रखिएगा, इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जीवन का विवरण है वो किसमें प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा, महावंश टीका में। किसमें? महावंश टीका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विवरण को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रश्न को दूसरी तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि समुद्र से समुद्र तक अर्थात बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य कौन था। तो आपका जवाब होगा मौर्य साम्राज्य। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। अभी इसकी डिटेल चर्चा हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो यहां पर जो विकल्प में दिया गया है इसके अनुसार यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मौर्य राजवंश यहां पर सबसे पुराना है। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना दी गई है। विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। साथ ही साथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे इंडिविजुअल भी पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल किसमें कहा गया। तो याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया। एक प्रश्न और इससे रिलेटेड आपसे पूछा गया कि किस बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। तो याद रखिएगा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है दिव्यवदान, यानी दिव्यवदान में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखिएगा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया था। प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि सबसे पहला विद्वान कौन था जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, तो आपका सही जवाब होगा विलियम जोन्स। यानी विलियम जोन्स वो पहला विद्वान था जिसने सैंड्रोकोटस की पहचान सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। यदि आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में किसने वर्णित किया, तो आपका जवाब होगा एरियन और प्लूटार्क ने। याद रखेंगे, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। यदि बात कर लें जस्टिन के बारे में, तो जस्टिन ने सैंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। क्लियर है? तो इन तीनों फैक्ट को आप बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6।
पूछा जा रहा है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो अभी आपने पढ़ा है कि विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो अभी आपने पढ़ा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, इसलिए प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो याद रखेंगे कौटिल्य प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के थे। प्रश्न संख्या 8 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो कौटिल्य है इनको इतिहास में दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, एक है विष्णुगुप्त और दूसरा है चाणक्य। तो याद रखेंगे कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। क्लियर है? यदि पूछा जाए कि कौटिल्य प्रधान पुरोहित के पद पर किसके शासनकाल में थे, तब भी आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखिएगा कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी और यह भारत में राज शासन के ऊपर लिखी गई एक प्राचीनतम रचना है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित ग्रंथ है, तो आपका सीधा जवाब होगा राजनीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 9 का यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य और एक पद्यखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य से संबंधित है। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा, यदि पुराणों के अनुसार देखा जाए तो पुराणों के अनुसार चाणक्य को द्विजर्षव कहा गया। द्विजर्षव का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। यदि आपसे पूछा जाए कि चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहां कहा गया, तो आपका जवाब होगा पुराणों में। और क्या शब्द प्रयोग किया गया है? द्विजर्षव शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर विष्णुगुप्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी माना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा गया कि चाणक्य का अन्य नाम था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो यहां पर अभी मैंने पूर्व में उल्लेखित किया था कि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र पर आधारित थी। यहां पर देखिए विकल्प में लिखा है आर्थिक संबंध, बी विकल्प में लिखा है शासन के सिद्धांत और अभ्यास, सी विकल्प में लिखा है विदेशी नीति और डी विकल्प में लिखा है धन संचय। तो यहां पर जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी वो यहां पर दिए गए जो विषय हैं उनमें अधिकांश विषय को उसमें सम्मिलित करती है। इसलिए यहां इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ई कि उपयुक्त में से एक से अधिक विषय इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। इसलिए प्रश्न संख्या 11 का ई विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही साथ राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है। अब ये राज्य के लिए जो मंडल सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये विदेशी नीति की व्याख्या करता है। तो आपने देखा था कि विकल्प में विदेशी नीति भी था, अर्थात अर्थशास्त्र में विदेशी नीति की व्याख्या किस रूप में की गई है? तो मंडल सिद्धांत के रूप में की गई है। क्लियर? इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन है? ये देखिए क्रम से है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या किसमें मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प और व्यापार की जो व्यवस्था थी उसका भी विस्तृत विवरण मिलता है। क्लियर? अब यहां पर कुछ बातें और आपको याद रखनी होंगी। पूछा गया कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता, इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आपका जवाब होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस कथन का उल्लेख किया गया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो आपका जवाब क्या होगा? अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा,
यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इस पर टीका किसने लिखा था, तो याद रखिएगा भट्ट स्वामी। क्या नाम है? भट्ट स्वामी। इनके द्वारा लिखा गया प्रतिपदा पंचिका। क्या नाम है? प्रतिपदा पंचिका। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टीका है। मैं एक बार और नाम उल्लेख कर दे रहा हूं, भट्ट स्वामी द्वारा कृत प्रतिपदा पंचिका कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टीका लिखी गई। एक प्रश्न और पूछा गया कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख है। तीर्थ का मतलब प्रशासनिक विभागों के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख है, अर्थात 18 प्रशासनिक विभागों का उल्लेख है। यह भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो सही जवाब क्या होगा? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 के डी विकल्प को आप सही आंसर करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। मैंने आपको वहां पर हिंट किया था कि सप्तांग सिद्धांत में जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किया गया, उसका एक क्रम है जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र दिया गया है। तो 7वां कौन सा था? तो 7वां अंग मित्र हो जाएगा। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपने ये जाना कि जो मित्र है अर्थात सुहृदय, ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है, और मित्र राज्य का कान है। क्या है? कान है। तो ये भी याद रखेंगे। याद रखिएगा राजा के मित्र शांति और युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। और इस संदर्भ में कौटिल्य ने 2 प्रकार के मित्र का उल्लेख किया है। कौन? एक है सहज अर्थात आदर्श मित्र, और दूसरा है कृत्रिम मित्र। उन्होंने कहा कि सहज मित्र जो है ये कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी या कायर होते हैं उनका विनाश निश्चित होता है। आपने अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा कि आपकी मित्रता कई लोगों से होती है, लेकिन कुछ सहज मित्र होते हैं जिनसे आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, और आपकी भाव के अनुसार ही वो आपकी बातों को सुनते हैं और आपके हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। उनको कहा गया सहज मित्र। क्लियर? और जो कृत्रिम मित्र है वो क्या है? वो आपसे केवल स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो वही उल्लेख है यहां पर भी। अगला है प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो अभी चर्चा हुई है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बेसिकली राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है, इसलिए यहां प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। राजनीतिक नीतियों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। अगला है प्रश्न संख्या 15। इससे पहले यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये अभी हमने आपको बताया भी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, और ये राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है और मुख्य रूप से राजनीतिक नीतियों पर यह प्रकाश डालता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो अभी चर्चा हुई थी कि बिंदुसार के दरबार में आया था। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी सही हो जाएगा। और इसकी सूचना किसने दी थी? तो अभी आपने पढ़ा है स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। स्ट्रैबो ने बताया कि जो सीरिया का राजा एंटियोकस था उसने डिमेकस या इसका नाम डाइमेकस भी आता है, इस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखेंगे इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में मिलता है। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था और इसका उल्लेख किस में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पाशादिका ग्रंथ में। दिव्यवदान, मैंने अभी आपको बताया था कि दिव्यवदान एक बौद्ध ग्रंथ था। दिव्यवदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उप राजा था अर्थात वायसराय था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती जिसकी राजधानी कहां? उज्जैनी और तक्षशिला उसके अंडर था। किसके शासनकाल के दौरान? बिंदुसार के शासनकाल के दौरान। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान
अशोक के पास उज्जैनी और तक्षशिला था। याद रखिएगा, बुद्ध काल में जो अवंती है, ये क्या है, 16 महाजनपदों में से एक था और यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। क्लियर है? यहां पर आप जानते हैं कि ये दो भागों में था। एक था उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और एक था दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। प्रश्न संख्या 18 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बिहार में जो वर्तमान में पटना है, इसी को पूर्व में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसी पाटलिपुत्र के पास बुलंदीबाग और कुम्हरार की खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। तो आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि बुलंदीबाग या कुम्हरार कहां पर स्थित है, तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र के पास, और यहीं से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए। और इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो स्पूनर महोदय को जाता है। याद रखिएगा, जो बुलंदीबाग है यहां से नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं और जो कुम्हरार है यहां से राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। क्लियर है? तो इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट आप याद रखेंगे। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पाटलिपुत्र के ही समीप ये दोनों स्थल हैं। ठीक है, तो या दोनों स्थल को याद रखेंगे, एक है कुम्हरार और दूसरा है बुलंदीबाग। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र के पास है, इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर अगला प्रश्न बुलंदीबाग से संबंधित पूछ लिया। तो पूछा जा रहा है कि बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था तो किसके समीप था, पाटलिपुत्र के, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 20 का बी विकल्प सही हो गया। और यह भी रिकॉल कर लीजिए कि बुलंदीबाग से क्या मिला है, नगर के परकोटे मिले हैं और कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन विजय प्राप्त की थी। तो यहां पर देखिए, अगर मौर्य राजा की बात कर लें तो अशोक ने केवल कलिंग विजय प्राप्त की थी। यदि विस्तृत विजय दक्षिण भारत की देखें तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम आएगा, इसलिए प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस बारे में यदि हम साक्ष्यों की बात कर लें तो अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम यहां पर इस विषय पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की तुलना कर लें तो दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर विजय की बात करें तो अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही प्राप्त की थी। इसलिए दक्षिण में विजय का जो श्रेय है वो किसको जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। और जहां तक बात है बिंदुसार की, तो बिंदुसार के संदर्भ में उसको विजेता के रूप में जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध नहीं है। क्लियर? इसलिए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्षिण विजय के लिए बेस्ट है। अगला है प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहले बार जीता था। यानी आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था, तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि राजनीतिक तौर पर समस्त भारत को एकीकरण करने का अगर नेतृत्व देखा जाए तो वो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रारंभिक विजयों के जो फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक ये विस्तृत था। यदि हम रुद्रदामन के अभिलेख की बात कर ले, रुद्रदामन का कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो जानकारी मिलती है वो पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार था, इस बात का प्रमाण मिलता है। क्लियर? और यदि हम जैन ग्रंथों की बात कर लें तो जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, इस बात का प्रमाण मिलता है। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी हुआ था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर था। तो देखिए, अभी इसका जिक्र हुआ है, अभी आपने पढ़ा कि रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार का प्रमाण मिलता है। और मैंने आपसे कहा था कि रुद्रदामन के किस अभिलेख से, तो याद रखिएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से।
यानी यहां प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनार्त और सौराष्ट्र अर्थात गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय राज्यपाल थे, जिनका नाम क्या था, पुष्यगुप्त, इनके द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण कराया गया था, इस बात का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि पश्चिम भारत पर मौर्य साम्राज्य स्थापित था। देखिए, ये प्रश्न इंडिविजुअल भी पूछा गया है कि पुष्यगुप्त का संबंध किससे था, तो याद रखिएगा पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे। क्लियर है? और इन्होंने गुजरात में यानी सौराष्ट्र में और अनार्त में सिंचाई बांध का निर्माण कराया था। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किस अभिलेख से, तो अभी चर्चा हुई है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। देखिए यहां पर विकल्प सी में जैन परंपरा लिखा है। तो देखिए जैन परंपरा से एक बात याद आ रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अपने अंतिम वर्षों में जैन साधु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। इससे भी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन साधु से प्रभावित थे, तो आपका जवाब होगा भद्रबाहु। क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखेंगे और यह भी बात याद रखेंगे कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। क्यों? क्योंकि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। यानी यह पूछा जा रहा है कि सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अब देखिए यहां पर एक फैक्ट और आपको कोरिलेट करना चाहिए। क्या? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी का नाम था हेलना। इसका एक और नाम पूरा उल्लेखित होता है कार्नेलिया हेलना। ठीक है? तो इन दोनों में से जो भी नाम दिया हो, कार्नेलिया हेलना या हेलन, ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। याद रखिएगा ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है? तो ये भी बात याद रखिएगा कि जिस सेल्यूकस को भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उसी की बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था और उस बेटी का नाम क्या था, हेलना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। यहां पर देखिए समय भी आपको याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस की सेना को पराजित किया था, वो 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया, इसका वर्णन किसने किया, तो याद रखिएगा इसका वर्णन एपियानस ने किया था। किसने किया था? एपियानस ने। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो अभी चर्चा हुई सी विकल्प सही हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में एक मानचित्र आपको दिखाया जा रहा है। इस मानचित्र में एक साम्राज्य को दिखाया गया है और पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये अशोक से संबंधित है और उसके शासनकाल के अंतिम समय को इसमें दर्शाया गया है। इसलिए प्रश्न संख्या 27 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप सभी को पता है कि जो अशोक के शिलालेख है या जो स्तंभ लेख है, उनसे अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी मिलती है और असम और सुदूर दक्षिण भारत को यदि छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष पर अशोक के साम्राज्य का विस्तार था। और आपने देखा होगा इस मानचित्र में असम और सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र को खाली छोड़ा गया है, इसलिए यह मानचित्र अशोक से संबंधित माना गया। यहां पर एक बात और प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो अशोक के अभिलेख है उसमें यह दर्शाया गया कि उसकी जो राजाज्ञाएं थी वो संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, किस भाग को छोड़कर। देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल के पूछा गया, तो याद रखिएगा और विकल्प में दिया गया पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो आपका सही जवाब क्या होगा, पूर्वी राज्य में उसकी राजाज्ञाएं नहीं मानी गई, इसके अलावा अन्य राज्यों में उसकी राजाज्ञाएं मानी गई। क्लियर? तो यहां पर आपका पूर्वी आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब प्रश्न आए तो उसको कोरिलेट कर लें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अशोक ने। यानी प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, यहां पर एक बात याद रखेंगे कि अशोक ने अपने प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया था और ये जो अशोक का धर्म था ये सदाचार का धर्म था और ये एक नैतिक नियम थे।
जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, ये मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। याद रखिएगा, सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। क्लियर है? तो इन बातों को भी आप याद रखेंगे। यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था किसने? तो याद रखिएगा, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? अभी आपने उस मानचित्र को देखा था तो उसमें श्रीलंका का क्षेत्र खाली था, तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 29 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। प्रश्न संख्या 29 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक का जो अधिकार है वो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका, इनको छोड़कर सर्वत्र था। तो यह बात बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत अर्थात सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्लियर है? तो इस बात को भी याद रखेंगे कि किसमें यह स्पष्ट होता है, तो यह द्वितीय शिलालेख में यह बात स्पष्ट होती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा, अभी चर्चा हुई कि द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 30 के विकल्प बी को आप सही आंसर मानेंगे। याद रखेंगे, ये जो अशोक के अभिलेख हैं ये 3 वर्गों में विभाजित थे। एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभलेख और तीसरा था गुहालेख। जो अशोक का द्वितीय बृहद शिलालेख था उसमें अभी आपने देखा चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? तो आपका सही जवाब होगा, अशोक ने भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प यहां पर सही हो गया। देखिए, यहां पर प्रथम की चर्चा हुई है, इससे संबंधित एक प्रश्न और अशोक से पूछा गया आपसे कि अशोक के अभिलेखों में एकमात्र लेखक का परिचय कराया गया है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, चापड़। क्लियर? इस फैक्ट को भी आप इससे कोरिलेट करके याद रखेंगे। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 32 देखिए, पूछा जा रहा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण क्या है? तो देखिए, यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देवानाम प्रिय की उपाधि, आप सभी को पता है कि अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि ली थी। देवानाम प्रिय का मतलब क्या होता है? देवताओं में प्रिय। इसका मतलब यह है कि अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में उसने आस्था नहीं छोड़ी थी, क्योंकि इसने इस नाम की उपाधि ली। किस नाम की? देवानाम प्रिय। प्रश्न संख्या 32 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अशोक ने 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर वो बैठा और 269 ईसा पूर्व में उसने राज्याभिषेक कराया। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसका जो उपाधि दिखी है वो है देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी, जिसका अर्थ क्या होता है? देवताओं में प्रिय या देखने में सुंदर। ठीक है? इस बात से यह प्रमाणित होता है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन हिंदू धर्म में उसकी आस्था कम नहीं हुई थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर दीपवंश और महावंश, इन दोनों में अशोक के राज्यकाल में जो तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, विकल्प 4 में यहां पर दिव्यावदान आया है। मैंने आपको पूर्व में बताया है कि ये जो दिव्यावदान है ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ था, जिसमें इस बात का प्रमाण मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट और दिव्यावदान में है जो कि आपसे पूछा भी जा चुका है। दिव्यावदान में बताया गया कि जो उत्तरापथ प्रांत था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, वहां पर मौर्यकालीन मंत्रियों के कुप्रशासन के विरुद्ध वहां पर व्यापक असंतोष था। इस बात को किसमें दर्शाया गया? दिव्यावदान में। और इनको कहा गया करिंदे अर्थात दुष्ट आत्माएं। ठीक है? किसको? मौर्यकाल के मंत्रियों को। इस बात को भी आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प सही हो जाएगा। दीपवंश और महावंश में अशोक के तृतीय बौद्ध संगीत समिति का उल्लेख है, जो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस ने की थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अभी चर्चा हुई है
कहां पर? पाटलिपुत्र में, इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगीत समिति हुई थी अशोक के शासनकाल में। अगला है प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, यहां पर पहला नाम दिया गया है चंद्रगुप्त का। अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर दक्षिण भारत चले गए थे अपने जीवन के अंतिम काल में। और एक बात और यहां पर कोरिलेट कर दें कि मैंने ये भी बताया था कि ये जैन गुरु भद्रबाहु के शिष्य भी थे चंद्रगुप्त मौर्य। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति के अनुसार उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जैन धर्म में इस उपवास पद्धति के लिए जिस शब्द का प्रयोग है वो है सल्लेखना पद्धति। क्लियर? यानी सल्लेखना पद्धति एक उपवास पद्धति है जैन धर्म के अनुसार। और इसी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्यागा था। इसका मतलब है कि ये किससे संबंधित हो जाएंगे? जैन धर्म से। आप देख रहे हैं कि अशोक और दशरथ यहां पर बिल्कुल क्लियर कट नाम है, इसलिए यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अशोक और दशरथ ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का। क्लियर है? अगला देखिए, और यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, अभी आपने जाना कि मौर्य शासकों में अशोक और उनके पौत्र दशरथ ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ ने अशोक की तरह ही देवा नाम पी की उपाधि धारण की थी। यह भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 36 देखिए, पूछा जा रहा है कि रज्जुक थे, तो रज्जुक क्या थे? तो याद रखिएगा, रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। यहां पर प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। एक बात यहां पर दशरथ के संदर्भ में याद आ रही है, जो आपसे प्रश्न भी पूछा गया है, जरा इसको भी कोरिलेट कर लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में किसने दिया था? तो याद रखिएगा, दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था। क्लियर है? और यहां पर प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प सही हो जाएगा। रज्जुक जो थे ये मौर्य शासन के अधिकारी थे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस बात का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। क्लियर? याद रखिएगा, रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जो कि राजस्व और न्याय दोनों के अधिकार प्राप्त थे उन्हें। ठीक है? देखिए, एक प्रश्न और पूछा गया इससे संबंधित। पूछा गया कि अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रज्जुकों की। ठीक है? तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर कट आप याद रखेंगे। देखिए, शब्दों से संबंधित बहुत प्रश्न आपसे पूछे गए। जैसे एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, सन्निधाता। पूछा गया कि सन्निधाता का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जो राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक था उसे कहा जाता था सन्निधाता। राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक सन्निधाता कहलाता था। क्लियर है? और एक प्रश्न और पूछा गया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे रखा गया? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महापात्र को नियुक्त किया गया था। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अधिकतर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको इनको ध्यान में रखना होगा। अगला है प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि सार्थवाह किसे कहते थे? तो याद रखिएगा, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहते थे। यहां पर प्रश्न संख्या 37 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले थे वो तो सार्थवाह कहे जाते थे। इसका उल्लेख कहां पर है? तो याद रखिएगा, इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया गया है। क्लियर? अब एक प्रश्न और ध्यान में आ रहा है। पूछा गया आपसे कि रूप दर्शक किसे कहा जाता है? जैसे अभी आपने पढ़ा कि सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था, उसी प्रकार आपसे पूछा गया कि रूप दर्शक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रूप दर्शक मुद्रा इंस्पेक्टर के लिए प्रयोग किया गया था। और इसी प्रश्न को एक बार फिर से बदल के पूछा गया कि सिक्कों का परीक्षक कौन करता था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रूप दर्शक। ठीक है? तो याद रखेंगे आप, रूप दर्शक मुद्रा इंस्पेक्टर अर्थात सिक्कों का परीक्षक कहलाता था। क्लियर है? अब चूंकि मुद्रा की बात हो गई तो एक पॉइंट और को रिलेट कर देते हैं कि मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी उसको पर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था। यह भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28। जितने भी अतिरिक्त फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता है, आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्रहारिक
ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। आप देखेंगे कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक का जिक्र है मौर्य प्रशासन में, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख हुआ है। अगर हम बात करें अशोक के तृतीय शिलालेख की, तो इसमें 3 पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख मिलता है और इन्हीं तीनों पदाधिकारियों को आपके विकल्प में दिखाया गया है। अगर हम बात कर लें युक्त की, तो ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूलते थे। यदि हम बात करें राजुक की, तो ये पहले केवल राजस्व विभाग का कार्य करते थे, लेकिन बाद में इनको न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। और यदि हम प्रादेशिक की बात कर लें, तो ये मंडल का प्रधान अधिकारी था और ये वर्तमान के जो संभागीय आयुक्त हैं, इनकी तरह काम करता था और इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा गया आपके यहाँ। आपके यहाँ इन पदों का नाम देकर पूछा गया कि इनका अवरोही क्रम सेट करिए। तो आपका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे पहले आप प्रादेशिक को लिखेंगे, उसके बाद आप राजुक को लिखेंगे और उसके बाद युक्त को लिखेंगे। क्लियर है? ये भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 39 देखिए। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। यहां प्रश्न संख्या 39 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि आपने ये जाना कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है और ये किसका प्रतीक है? तो ये शक्ति का प्रतीक है। याद रखिएगा, इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है ये कहां से लिया गया? तो ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया और इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। याद रखिएगा, मौर्यकालीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अब यहां पर आपने देखा कि सिंह की आकृति यहां पर शीर्ष पर बनी हुई है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि सिंह शीर्ष पर कहां कहां है? तो याद रखिएगा, ये सारनाथ में है, सांची में है, कोल्हुआ में है, ठीक है, लौड़िया के नंदनगढ़ में है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा गया कि वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, रामपुरवा से वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ है। क्लियर? ये प्रश्न सभी आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको कोरिलेट करा रहा हूं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, सांची का स्तूप। प्रश्न संख्या 40 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ है, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आपका जवाब होगा अशोक ने कराया था। याद रखिएगा, इस स्तूप का जो आरंभिक काल है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व थी। एक बात और याद रखिएगा, जो विकल्प में भरहुत स्तूप दिया गया था, यह भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। क्लियर है? अब एक प्रश्न और आपसे पूछा गया कि सांची और भरहुत स्तूपों की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, सांची और भरहुत स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अभी विकल्प में एक अमरावती स्तूप दिया गया था, यह कहां पर है? तो याद रखिएगा, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। क्लियर है? और इस अमरावती स्तूप का पता किसने लगाया था? तो इसका पता कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में पता लगाया था। यदि बात कर ली जाए सारनाथ के धमेक स्तूप की, तो याद रखिएगा, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है यह गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 41 पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अभी चर्चा हुई है कि जो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इसका निर्माण अशोक ने कराया था। प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो फिर वही प्रश्न रिपीट है, विकल्प डी सही हो जाएगा, अशोक ने। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। याद रखिएगा, सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम था। याद रखिएगा, काकड़ाम लिखा रहा है या काकनाड, ये दोनों शब्द जो है ये सांची के प्राचीन नाम से संबंधित है। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 43 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी ने पूर्व में एक्सप्लेनेशन में ये जाना था कि ये जो सांची है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप है और याद रखिएगा, यहां पर पर्वतों के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। यही कारण है कि महावंश में चेतीय गिरी के रूप में भी इसे जाना गया।
देखिए ये जो चेती शब्द है ये स्तूप का दूसरा नाम है, अर्थात महावंश में से चेतीय गिरी अर्थात स्तूपों का गिरी यानी स्तूपों का पर्वत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस पर्वत पर कई स्तूपों का निर्माण किया गया था। क्लियर है? अगर हम बात कर लें चौथी सदी के गुप्त लेख की, तो इसमें सांची का नाम काकड़ाम या काकनाड महाविहार के रूप में मिलता है, जो कि आपके मूल प्रश्न में पूछा गया था। याद रखिएगा यहां पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या जो पहला है ये प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महापात्रों के अवशेष हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे सांची के जो स्तूप संख्या 2 है उसमें अशोक के धम्म महापात्रों का उल्लेख है, यानी वहां पर अशोक के धम्म महापात्रों के अवशेष हैं। और अगर हम बात करें स्तूप संख्या 3 की, तो ये सारीपुत्र और मौद गलायन के भस्म पात्र यहां पर उपलब्ध है। किसमें? स्तूप संख्या 3 में। तो एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहां से, तो आपके विकल्प में दिया गया था सांची की स्तूप से। तो याद रखेंगे सांची की स्तूप। और स्तूप संख्या किसमें? तो स्तूप संख्या 3 में। क्लियर है? याद रखिएगा इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, यह भी आपने पढ़ा है, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। क्लियर है? तो यानी प्रस्तर से आच्छादित किस काल में हुआ? तो शुंग काल में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान के नाम है और दूसरी तरफ संबंधित स्मारक है और आपको सही सुमेलित करना है। बात करते हैं कौशांबी की। याद रखिएगा कौशांबी में क्या है? तो कौशांबी में घोषिताराम मठ है, यानी एक को आप किससे कोरिलेट करेंगे? एक को आप कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। याद रखिएगा इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण उदयन ने कराया था। क्लियर है? यानी कौशांबी में जो घोषिताराम मठ है इसका निर्माण उदयन ने कराया था। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध किसके समय में कौशांबी आए थे? तो आपका जवाब होगा उदयन के समय में कौशांबी आए थे बुद्ध। एक प्रश्न और पूछा गया कौशांबी से संबंधित, जरा उसको भी कोरिलेट कर लीजिए। आपसे पूछा गया कि अशोक के कौशांबी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा अशोक के कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अगला नाम है कुशीनगर। कुशीनगर को आप किससे कोरिलेट करेंगे? राणा भर स्तूप के साथ, यानी बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात कर ले सारनाथ की, तो सारनाथ में क्या है? धमेख स्तूप, अभी आपने पढ़ा है, यानी आप सी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और श्रावस्ती में सतेह मतेह, यानी यहां डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। याद रखिएगा श्रावस्ती के संदर्भ में एक प्रश्न आपसे और पूछा गया, जेतवन विहार कहां पर है? तो याद रखेंगे जेतवन विहार श्रावस्ती में। क्लियर है? तो सतेह मतेह के साथ जेतवन विहार को भी आप श्रावस्ती के साथ याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्न स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? यानी पहले वो किस स्थान पर गए, उसके बाद कहां गए, इसको आपको कोरिलेट करना है। तो देखिए सम्राट अशोक जो है उन्होंने धम्म यात्रा के दौरान सबसे पहले यात्रा की थी लुम्बिनी की। क्लियर है? मैं एक तरफ से कोरिलेट कर दे रहा हूं, लुम्बिनी की। उसके बाद वो कपिलवस्तु गए, उसके बाद वो बोध गया गए, उसके बाद सारनाथ गए, उसके बाद कुशीनगर, और उसके बाद श्रावस्ती गए थे। देखिए मैं इन स्थलों की विशेषता का उल्लेख इसलिए यहां पर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने बौद्ध धर्म पढ़ लिया है और उसमें यहां वहां पर इसका विस्तृत विवरण किया गया। ठीक है? अगर मैं उन्हीं बातों को फिर से दोहराऊंगा तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और जो तथ्य और अतिरिक्त समावेशित करने हैं वो छूट जाएंगे। क्लियर है? तो याद रखेंगे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और वो श्रावस्ती गए थे। क्लियर है? तो इस प्रकार अब आप इस क्रम को सेट कर लेंगे और प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी और उसके स्थान पर क्या प्रारंभ किया? उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वो महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद कहां गए थे? संबोधि गए थे, यानी बोध गया गए थे। ये इसका उल्लेख कहां पर है? 8वां शिलालेख में। एक बात और याद रखिएगा कि वो 20 वर्ष बाद, क्लियर है, रुम्बन देई गए थे। रुम्बन देई वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा रुम्बन देई अभिलेख से, और वहां पर उन्होंने पूजा की। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लुम्बिनी जब वो यात्रा पर गए थे तो उन्होंने भू राजस्व कितना कर दिया था? तो याद रखिएगा
1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तो ये भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ। उनकी पुस्तक का नाम है इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक। उसमें जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनके आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का जो क्रम दिया गया है वो क्रम मैंने आपको पूर्व में भी उल्लेखित किया था। यहां पर आप देख भी लेंगे, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। क्लियर है? और मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत भाषा, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 46 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, अशोक का जो इतिहास है वो उनके अभिलेखों से प्राप्त होता है और उनके जो अभिलेख हैं उनका विभाजन 3 वर्गों में हुआ था। इसका पूर्व में भी मैं उल्लेख कर चुका हूं। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। यदि हम शिलालेख की बात करें तो ये शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। ये स्थान कौन कौन से हैं? शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड़ी और सोपारा। अब यहां पर एक बात और को रिलेट कर लीजिए। याद रखिएगा, ये जो 5वें और 6वें स्थान पर धौली और जौगढ़ दिया है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि अशोक को युद्ध और हिंसा के कारण जो अंतर्मन में व्यथा थी उसको कहां पर प्रकट किया गया? तो याद रखिएगा, ये धौली और जौगढ़ में इसको दर्शाया गया है। क्लियर है? तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि बात करें अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि की, तो याद रखिएगा अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के ऐसे 2 अभिलेख हैं, एक है शहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेहरा, जो कि ब्राह्मी लिपि में नहीं है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है और यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। याद रखिएगा, तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आर्मेयिक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख प्राप्त हुआ है। यदि हम बात करें लंघमान स्थान की, तो लंघमान स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो जितने भी अभिलेख और जितने भी लिपि में यहां पर उल्लेखित हैं, ये सभी बिल्कुल आपको क्लियर कट ध्यान में होने चाहिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो अभी आपको मैंने बताया कि खरोष्ठी लिपि में कौन है? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। और यहां पर एक आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है? शहबाजगढ़ी, इसलिए यहां प्रश्न संख्या 47 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48 पूछा गया कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो याद रखिएगा, इसी प्रश्न सीधा प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन पूछने का तरीका बदला गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर प्राकृत भाषा में थे। प्रश्न संख्या 48 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49 पूछा गया कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? अब देखिए, सेम प्रश्न फिर से रिपीट किया गया, लेकिन पूछने का तरीका फिर बदला गया। तो याद रखिएगा, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, जो पहला उद्वाचन किया गया, उसको कहां पर उत्कीर्ण किया गया था? उसको किया गया था पत्थरों की पट्टियों पर, यानी यहां प्रश्न संख्या 49 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये सभी अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में चर्चा हो रही है। याद रखिएगा, ये जो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन है, ये पत्थरों की पट्टियों अर्थात शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया और इस कार्य को करने वाले जो पहले विद्वान थे उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका जवाब अब क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। क्लियर? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, एक प्रश्न और आपसे पूछा गया कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा था? तो याद रखिएगा 1837 ईस्वी में। क्लियर है? ये भी बात बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया कि 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? देखिए, ये दोनों प्रश्न यहां पर कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, टेफेन थैलर ने, किसने? टेफेन थैलर ने 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता लगाया था। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तब आपका जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप 1837 में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50
पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो आपका जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। सेम प्रश्न है, पूछने का तरीका बदला। पिछली बार एक प्रश्न में क्या पूछा गया कि ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन था वो किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, तो वो था पत्थरों के। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो आपका जवाब क्या होगा, वही जेम्स प्रिंसेप 1837 में। डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो सीधा आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। यहां पर 53 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का जो सबसे पहले विकूटन अर्थात डिसाइफर किसने किया था, तो याद रखिएगा ये वही प्रश्न है जो पूछा गया था कि प्रथम उद्वाचन किसने किया था, तो याद रखिएगा यहां पर भी आपका सही जवाब क्या होगा, जेम्स प्रिंसेप। यानी यहां पर 54 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पूछने का तरीका बदल रहा है बस केवल। अगला है प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे किस लिपि में, तो याद रखेंगे यहां पर पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में पूछा जा रहा है, तो सीधे आप क्या लगाएंगे, यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि में। अभी चर्चा हुई है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। क्लियर। तो यानी प्रश्न संख्या 55 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न और पूछा गया जिसको मैं यहां पर कोरिलेट कराना चाहता हूं। आपसे पूछा गया कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें किन किन लिपि का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। तो वहां पर कई लिपियों के नाम थे और उसमें आपको चुनना था कि किन लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा ज्यादातर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, आर्मेइक लिपि में भी प्राप्त हुए हैं, खरोष्ठी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं और ग्रीक लिपि में भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन बातों को भी आप इसके साथ याद रखेंगे। याद रखिएगा जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये जो खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहां पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो याद रखिएगा क्या सही जवाब हो जाएगा, अनुराधापुर। यानी यहां प्रश्न संख्या 56 का बी विकल्प सही हो जाएगा, अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। प्रश्न संख्या 56 का बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि की, तो ये बात हो रही है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, और इस लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में हुआ है। याद रखिएगा कुछ और स्थानों से अभिलेखों का इस प्रकार लिपि का साक्ष्य मिला है जिनके नाम है क्या, पिपरहवा, सुहगौरा और महास्थान। ठीक है, तो इस प्रकार की लिपि कौन सी, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि, ये श्रीलंका के अनुराधापुर, इसके अलावा पिपरहवा, सुहगौरा और महास्थान से प्राप्त हुए हैं। क्लियर, तो इनको भी आप यहां पर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 57। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रश्न संख्या 57 का डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अभी आपने जाना कि जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यदि यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इनको किस विद्वानों ने पढ़ा था, तो याद रखिएगा मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन और कनिंघम ने इस खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। याद रखिएगा ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में ये लिपि थी। अगला प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो अभी चर्चा हुई है खरोष्ठी लिपि, यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और कहां से प्राप्त हुई, मानसेहरा और सहबाजगढ़ी से। अगला है प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो क्या है, तो अभी चर्चा हुई थी प्रियदर्शी के रूप में। ठीक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा अशोक के अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय और देवा नाम प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा उन्हें राजा की भी उपाधि दी गई है और याद रखिएगा पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। क्लियर है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और अभी आपने पढ़ा है कि देवा नाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं में प्रिय का उल्लेख है, इससे यह बात प्रमाणित होती है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति उसकी आस्था कम नहीं हुई थी। अगला है प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रियदर्शी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61।
प्रश्न संख्या 61 में पूछा जा रहा है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में हुआ है? तो अभी आपने पढ़ा है अशोक का उल्लेख हुआ है। एक प्रश्न और यहां पर कोरिलेट करना चाहेंगे अशोक से संबंधित। आपसे प्रश्न पूछा गया कि किस स्थल पर प्राप्त अवशेषों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अशोक की यहां पर पाषाण पर यानी पत्थर पर उद्धृत प्रतिमा है और उसके साथ ही साथ उसके नाम का भी उल्लेख किया गया है। तो वो स्थल है कनगनहल्ली। यानी कनगनहल्ली स्थल से जो अवशेष प्राप्त हुए उनसे यह पता चलता है कि यहां पर अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा है और साथ ही साथ उसके नाम का भी उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो याद रखिएगा इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का जो सैफ्ट है वो सुंडाकार है, ये सभी सही है। लेकिन यहां पर जो डी विकल्प में लिखा है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये यहां पर गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 62 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो अशोक के प्रस्तर स्तंभ है वो स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियो अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लेखित है? क्लियर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर सही जवाब होगा कंगनहल्ली, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, कोरिलेट कर रहा था, वो यहां प्रश्न के फॉर्मेट में आ गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी यहां पर उसे पत्थरों पर उसके प्रतिमा को भी उद्धृत किया गया और साथ ही साथ उस पर राजा अशोक यानी राणियो अशोक का भी जिक्र मिलता है कंगनहल्ली स्थान से, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, याद रखिएगा ये जो कंगनहल्ली स्थान है ये बौद्ध स्तूप है यहां पर, और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे ये स्तूप है। क्लियर है? याद रखिएगा यहां पर अशोक का रानी के साथ प्रस्तर अर्थात यानी पत्थर पर उनका चित्र उत्कीर्णा गया है और उस पर राणियो अशोक यानी राजा अशोक लिखा गया है। एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा गया कि अशोक की किस रानी का नाम उनके अभिलेख में उल्लेखित है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कारुवाकी यानी अशोक की रानी कारुवाकी का नाम जो है उनके अभिलेख में उल्लेखित है। इस फैक्ट को भी यहां पर इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा यदि हम बात कर रहे हैं अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा मास्की अभिलेख में। प्रश्न संख्या 64 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा यदि हम उन सभी लेखों के बारे में चर्चा कर लें जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है तो उसमें आप मास्की देखेंगे, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोमल के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो अभी चर्चा हुई है मास्की, यानी प्रश्न संख्या 65 का डी विकल्प सही हो जाएगा। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, या डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 66। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा यहां पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, गुर्जरा में। अभी मैंने आपको बताया था वहां पर उल्लेखित था कि मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोमल के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर गुर्जरा ऑप्शन में था इसलिए आपने ए विकल्प यहां पर सही किया। अगला है प्रश्न संख्या 67। पूछा जा रहा है कि अशोक का जो रुमनदेई स्तंभ है वो संबंधित है। तो याद रखिएगा मैंने अभी पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इस प्रश्न को कोरिलेट कर दिया था कि जो अशोक का जो रुमनदेई अभिलेख है ये बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी से संबंधित है और इसी में यह प्रमाणित होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी ये किससे संबंधित हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से संबंधित है अशोक का रुमनदेई स्तंभ। प्रश्न संख्या 67 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और यह भी मैंने बताया था कि जब यहां पर अशोक गए थे तो उन्होंने भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये जो गुर्जरा लघु शिलालेख है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, इसलिए प्रश्न संख्या 68 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो याद रखिएगा यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प डी, यानी जो भाब्रू स्तंभ है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। याद रखिएगा
एक प्रश्न और आपसे इसी तरह का पूछा गया, लेकिन उसमें फॉर्मेट बदला गया। आपसे पूछा गया कि अशोक ने प्रियदसी लाजा मगधो किसमें कहा, किस शिलालेख में? तो याद रखिएगा भाब्रू शिलालेख। क्लियर है? तो यदि पूछा जाए कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किसमें बताया, तब भी भाब्रू स्तंभ। और पूछा जाए कि अशोक ने प्रियदसी लाजा मगधे किसमें कहा, तो भाब्रू शिलालेख। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि जो भाब्रू स्तंभ है, इसमें अशोक बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास भी प्रकट करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि यह अभिलेख बुद्ध अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण भी देता है। क्लियर है? यहां पर देखिए अन्य विकल्पों को, अभी आपने रुम्मनदेही के बारे में पढ़ लिया है कि रुम्मनदेही जो अशोक से संबंधित है, ये बुद्ध के जन्म स्थान का प्रमाण देता है कि लुम्बिनी में हुआ था। यहां पर अभी आपने मास्की के संदर्भ में भी देखा था। यहां पर एक बात और मास्की के संदर्भ में याद रखिएगा कि जो मास्की का स्तंभ था, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है? यह बात भी आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। क्लियर है? इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका सही हो गया। तो यहां पर लिखा है कि यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी को प्रमाणित करता है। तो कैसे प्रमाणित करता है? क्योंकि इसमें अशोक ने बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट किया है। एक प्रश्न और यहां पर कोरिलेट कर लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि अशोक का सरेकुन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा कांधार से। जैसे अभी आपसे पिछली बार पूछा गया था कि गुर्जरा लघु शिलालेख कहां से मिला, तो आपने बताया कि मध्य प्रदेश के दतिया से। ठीक उसी प्रकार सरेकुन अभिलेख के संदर्भ में भी आप याद रखेंगे कि यह कंधार में है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 70। पूछा जा रहा है कि कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 70 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 71। एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कालसी कहां पर है, ये तो आपने जान लिया कि ये अशोक के शिलालेख के कारण है। ये भी पूछ लिया जा रहा है कि ये कहां पर है, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां से मिली है, तो कहां से मिली है? कालसी से, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। प्रश्न संख्या 71 का डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध विजय और क्षतियों का जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में है, तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा शिलालेख 13 में। प्रश्न संख्या 72 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। शिलालेख 13 में कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया गया है और इसी में उसकी क्षति को भी उल्लेखित किया गया है। याद रखिएगा ये जो कलिंग विजय की घटना है, यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। याद रखिएगा इस शिलालेख में उसने कलिंग विजय से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप भी व्यक्त किया है। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा गया इस शिलालेख 13 से संबंधित। आपसे पूछा गया कि 8वीं जातियों का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो याद रखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख मिलता है। तो यह बात भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 73। पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है कहां से, तो याद रखिएगा यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, 13वें शिलालेख से। देखिए एक प्रश्न और पूछा गया आपसे, पूछा गया कि कलिंग युद्ध का विवरण कहां से मिलता है और उसमें 13वें शिलालेख का नाम नहीं था, तो अगर वहां पर सहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा लिखा हो तब भी आपका आंसर वही सही होगा। क्लियर है? यानी कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में अगर ये लिखा हो तो ये सही है। यदि 13वें शिलालेख वहां पर नहीं है ऑप्शन में और उसकी जगह पर आपको सहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा लिखा हुआ है, तब आप उसी को अपना आंसर मानेंगे। क्लियर है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अब यहां पर कलिंग की चर्चा कई बार हुई है, तो यहां पर प्रांत और उसकी राजधानी भी कई बार पूछी गई है। क्लियर है? तो जरा देख लीजिए, कलिंग की राजधानी तोशाली। क्लियर है? अभी चर्चा हुई है पाटलिपुत्र की कई बार, तो याद रखिएगा प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहां थी, प्रांत की, पाटलिपुत्र। इसी प्रकार अभी चर्चा हुई है तक्षशिला की भी, तो याद रखिएगा उत्तरापथ प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। अगर हम बात कर लें दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी की, तो वो कहां थी, सुवर्णगिरी। ठीक है? तो ये भी बात आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 74। पूछा जा रहा है कि अशोक के निम्न शिलालेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। यानी यह पूछा जा रहा है कि अशोक की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी वो किस अभिलेख में है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, शिलालेख 12। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे कि 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया गया। प्रश्न संख्या 74 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और पूछा जा रहा है
पूछा गया कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना अशोक के किस शिलालेख में है? यह भी प्रश्न पूछा गया। तब आपका जवाब क्या होगा? अशोक के शिलालेख 12 में। ठीक है, यानी सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि का मतलब क्या है? धार्मिक सहिष्णुता की ही बात हो रही है। यानी देखिए प्रश्न सेम है, बस पूछने का तरीका बदला गया। यदि आप चीजों को कोरिलेट करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका ये इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर पर गलत नहीं होंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासन ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? क्या कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? अब देखिए ये स्टेटमेंट लंबा चौड़ा दिया गया, अब ये देखते ही घबरा गए। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ने के बाद इसमें सभी धर्मों के सार में वृद्धि की कामना नहीं की जा रही है? क्या इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात नहीं की जा रही है? और यदि की जा रही है तो प्रश्न संख्या 75 का विकल्प ए आपको सीधे लगा देना चाहिए कि यह बात अशोक के संदर्भ में की जा रही है। क्लियर? और किस शिलालेख में वर्णित है? तो ये 12वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 75 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 76। पूछा जा रहा है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो याद रखिएगा यहां पर अभी पूर्व में भी चर्चा हुई थी कि दूसरे शिलालेख में इसका विवरण प्राप्त होता है, साथ ही साथ 13वें शिलालेख में भी इसका विवरण मिलता है। इसलिए प्रश्न संख्या 76 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 76 का सी विकल्प सही होगा कि अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। किन 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 जगहों की? चोल की, पांड्य की, सत्यपुत्र की और केरलपुत्र सहित ताम्रपाणी अर्थात श्रीलंका की सूचना हमें दूसरे और 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 77। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? अभी आपने इसको कई बार पढ़ा है। देखिए अब यहां पर आपको शिलालेख नहीं पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि उसके शिलालेख में किस दक्षिण राज्य का जिक्र नहीं है। तो आपने कई बार पढ़ा चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र का विवरण मिल रहा है, यानी यहां पर आपका किसका विवरण नहीं है? डी विकल्प यानी सातवाहन का जिक्र नहीं है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 78। पूछा जा रहा है कि टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे कहां का शासक था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये जो टालमी फिलाडेल्फस था ये मिस्र का शासक था, यानी प्रश्न संख्या 78 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि अशोक के समकालीन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इस बात का पता कहां से चलता है? तो याद रखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि अशोक के समकालीन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, क्योंकि इसी 13वें शिलालेख में अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाया गया है। अब इसमें कौन कौन से हैं? याद रखिएगा इसमें अंतियोक जो कि सीरिया के शासक थे, जिनको एंटियोकस द्वितीय थियोस कहते हैं। दूसरे हैं तुर्मै, तुर्मै या तुर्माय जो कि मिस्र के शासक, इनको टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहा जाता है। अगला नाम है अंतकीनी, अंतकीनी मेसिडोनिया और मकदूनिया के राजा थे, इनको एंटीगोनस गोनातास कहते हैं। अगला है मग, साइरीन के शासक। और अगला नाम है अलेक्सुंदर जो कि एपाइरस या एपिरस के राजा थे। ठीक है, तो ये बातें आप अशोक के संबंध में याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 79। पूछा जा रहा है कि अशोक का समकालीन तुर्मै कहां का राजा था? तो अभी आपने देखा था तुर्मै लिखा हो या तुर्माय, ये कहां का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। इसलिए प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब होगा विकल्प ए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 80। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजयिक संबंध थे? यानी राजकीय संबंध मिस्र और सीरिया के साथ किसके थे? तो ये यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा, मौर्य वंश के शासक अशोक के साथ। और किसमें उल्लेखित है? अशोक के 13वें शिलालेख में इस बात का प्रमाण मिलता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81। पूछा गया कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो याद रखेंगे यहां पर राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, यानी यहां पर आपका ई विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक संदेश अशोक के धम्म में समाहित है, इसलिए प्रश्न संख्या 81 का ई विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए याद रखिएगा जो अशोक का धम्म था ये एक नैतिक संहिता थी।
अशोक ने अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में बताया कि कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना, ये सभी बातें अशोक के धम्म के नैतिक संहिता में सम्मिलित थी। इसीलिए इस प्रश्न का जब आंसर किया गया तो उसमें धम्म के मूल संदेश के अंतर्गत कई सारे विकल्प उसमें समाहित थे। इसलिए यहां पर ई विकल्प को सही माना गया कि उपयुक्त में से एक से अधिक बातें अशोक के धम्म के मूल संदेश में सम्मिलित है। क्लियर? अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया, यह पूछा गया कि अल्प व्यय और अल्प संग्रह ये धम्म का अंग माना गया है किस शिलालेख में? तो याद रखिएगा, तीसरे शिलालेख में धम्म के अंतर्गत अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना गया। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में पूछा जा रहा है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? तो देखिए, यहां पर पहले ऑप्शन में लिखा शिलालेख प्रथम। आप सभी को पता है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में भी पशु बलि निषेध के संदर्भ में लिखा गया है, लेकिन यहां पर पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि के रोक की बात की जा रही है। तो यह विवरण 5वें स्तंभ लेख में विस्तृत रूप से दिया गया है। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 82 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, स्तंभ अभिलेख 5 में। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 82 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, यहां एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो अशोक का प्रथम शिलालेख है इसमें पशु बलि निषेध के संदर्भ में बताया गया है और कहा जा रहा है कि अब कोई भी जीव मारकर बलि नहीं देगा। पहले के समय में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारकर मांस खाए जाते थे, लेकिन इस शिलालेख के लिखे जाने तक प्रतिदिन केवल 3 पशु मारे जाते हैं, जिसमें 2 मोर और 1 मृग, और मृग भी हमेशा मारा नहीं जाता है और भविष्य में ये तीनों भी मारे नहीं जाएंगे। यदि हम 5वें स्तंभ लेख की बात कर लें, जिसको हमने आंसर के रूप में चुना है, यह अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 36वें वर्ष के बाद निम्नलिखित जीवों के वध निषेध के लिए लिखा गया और जिसमें यहां पर विभिन्न जीवों के वध पर रोक लगाए जाने की बात कही जा रही है। और यहां पर देखिए, जो मूल ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहते हैं कि लिखा है कि प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिस्य और पुनर्वसु के दिन 3 ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर जो बैलों, बकरों, सुअरों आदि जानवरों को बधिया न किया जाए, इस पर भी निर्देश दिया गया। किसमें? 5वें स्तंभ लेख में। इसी के साथ साथ तिस्य, पुनर्वसु ऋतुओं की पूर्णिमाओं को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े और बैलों को न दागा जाए, यह भी कहा गया। इसका मतलब यह है कि जो मूल प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि पारंपरिक अवसरों पर जो पशु बलि को रोक लगाने की बात है, वो विस्तृत रूप से 5वें स्तंभ लेख में की गई है, इसलिए यहां पर बी विकल्प को सही माना गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 83। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुहगौरा ताम्रपत्र। यानी यहां प्रश्न संख्या 83 के ए में इस बात का उल्लेख है। अगला है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बोगरा जिले, जो कि बांग्लादेश में है, यहां से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक काल में हुई। और किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और किस लिपि में? तो ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में। क्लियर है? और ये अभिलेख अकाल के समय के लिए राहत कार्यों के संबंध में है। और अकाल की पुष्टि किस स्रोत से होती है? तो ये जैन स्रोत से होती है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अकाल के समय में खाद्यान्नों को संकट काल में उपयोग करने के लिए जो सुरक्षित रखने की बात है, वो सोहगौरा ताम्र अभिलेख जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ। इसके अलावा बोगरा जिला जो कि बांग्लादेश में है, यहां से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का प्रमाण मिलता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 84। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये आपने कई बार पढ़ा है, ये 13वें शिलालेख से ये जानकारी भी मिलती है। अगला कह रहा है कि कारण में कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी बिल्कुल सही है और यही कारण था, ठीक है, कि कलिंग को अशोक ने मौर्य साम्राज्य में जोड़ने का निर्णय लिया था। इसलिए प्रश्न संख्या 84 का ए विकल्प सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और यहां पर सही व्याख्या भी हो रही है, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्य का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता
तो समुद्र और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। यही कारण था कि कलिंग को शामिल किया गया। अगला है प्रश्न संख्या 85। यह भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। क्लियर है? तो यह बात बिल्कुल सही है। और कारण में बताया जा रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। ये यहां पर गलत है। क्लियर है? तो यहां पर ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 85 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें धार्मिक आधार पर भू दान देने के साक्ष्य की, तो इसका साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय से प्राप्त अभिलेखों से होता है। ठीक है, यानी धार्मिक आधार पर भूमिदान का जो प्रावधान था वो मौर्य काल में नहीं था, बल्कि मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय से मिलता है। एक बात और याद रखेंगे कि मौर्यकालीन शासकों ने भूमिदान इसलिए नहीं दिया क्योंकि कृषकों का कोई विद्रोह था, ऐसा भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा, जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न संख्या 86 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यह जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज कैसा राजदूत था, तो याद रखिएगा यह एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत वो रह चुका था। याद रखिएगा, मेगास्थनीज काफी समय तक मौर्य दरबार में रहा। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना वो उसने अपनी यात्रा वृतांत इंडिका में उल्लेखित किया है। क्लियर है? यानी इंडिका का संबंध किससे है? मेगास्थनीज से। अगला है प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज दूत था तो किसका था? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 87 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 88। पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो सेम प्रश्न है, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहां पर एक प्रश्न और आपको कोरिलेट करना होगा। आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि किस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इस प्रश्न के साथ कोरिलेट करके आप याद रखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो मौर्य साम्राज्य था उसको 7 वर्गों में विभाजित किया है। इसलिए प्रश्न संख्या 89 का डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अब यहां पर एक बात और देख लीजिए कि जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, इसमें कौन कौन से थे, और इससे संदर्भित प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालक, चौथा था कारीगर, पांचवां था योद्धा, छठवां था निरीक्षक और सातवां था सभासद। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था, उसमें द्वितीय श्रेणी में किसका जिक्र है। तो आपका जवाब होगा कृषक का। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। क्लियर है? और उसने बताया कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा अपनाने का अधिकार था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 90। पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आपका जवाब होगा 7 श्रेणियों में, यानी प्रश्न संख्या 90 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद में। अगला है प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका में। तो चलिए उस विकल्प को देखते हैं। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया कि मौर्य काल में दासता का प्रचलन नहीं था, यानी सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 92। पूछा जा रहा है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो किसमें? मेगास्थनीज की इंडिका में। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 93। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को चुराने के लिए किस दंड का प्रावधान था। तो याद रखिएगा, यदि मौर्य काल में कोई टैक्स की चोरी करता था
तो उसे मृत्युदंड का प्रावधान था। प्रश्न संख्या 93 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किया है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। यानी इसमें 30 सदस्य थे और कई समितियां थी। और कितनी समिति थी? 6 समिति थी। इसका मतलब प्रत्येक समिति में कितने लोग? 5 सदस्य। जो इसकी छठी समिति थी वो क्या कार्य करती थी? उसका कार्य था बिक्री कर को वसूलना और विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड का प्रावधान था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 94। पूछा जा रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? उसी प्रश्न को पूछा गया। यहां पर आपका सही जवाब होगा मेगास्थनीज की इंडिका में, जिसमें उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए 30 सदस्य थे जो कि 6 समितियों में थे और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। अगला है प्रश्न संख्या 95। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मेगास्थनीज का इंडिका, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 96 में पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो ये आपने कई बार अभी पढ़ा है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। देखिए यहां पर एक प्रश्न और ध्यान में रखिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि मेगास्थनीज की इंडिका में एसटी नोमोई किसके लिए उल्लेखित है? तो याद रखिएगा, नगर के अधिकारी को एसटी नोमोई के रूप में मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित किया गया है। क्लियर है? तो ये बात भी आप यहां पर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 97। पूछा जा रहा है कि इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, मेगास्थनीज। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 97। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, ये कई बार हो चुका है, बी विकल्प यहां सही होगा। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, प्रश्न संख्या 99 का डी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 100। पूछा जा रहा है कि वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में से जारी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है जो कि नगरपालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है, ये मौर्य काल से जारी है। प्रश्न संख्या 100 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मौर्य युग में नगरों के जो प्रशासन है वो नगरपालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जिसका जो प्रमुख है उसको क्या कहते थे? नागरक या पुर मुख्य कहा जाता था। आप सभी को पता है कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र नगर परिषद के बारे में जिक्र किया है और जिसमें बताया कि उसमें 30 सदस्य थे जो कि 6 समितियों में थे और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। और जो इसकी तीसरी समिति थी उसका संबंध क्या था? वो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित थी। क्लियर है? जो वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 में पूछा जा रहा है कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर पहला दिया है संस्कृति, कला व साहित्य, उसके बाद सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन और हिंदुकुश तक साम्राज्य। देखिए ये जो सोने के सिक्के हैं, आप सभी को पता है कि स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वो हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा किया गया था, इसलिए यहां पर बी तो शामिल नहीं होगा। क्लियर है? यानी आप बी को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। संस्कृत, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन जो अभी आपने पढ़ा भी, हिंदुकुश तक साम्राज्य, ये तीनों ऑप्शन मौर्य नरेशों के लिए सही है। यानी प्रश्न संख्या 101 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात कर लें तो इसका जो साम्राज्य है ये उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। यदि हम पूर्व की बात कर लें तो पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक ये विस्तृत था। क्लियर है? और इतिहासकार स्मिथ बताते हैं कि हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। क्लियर है? और अशोक के अगर अभिलेखों को साक्ष्य माने तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था: उत्तरापथ, अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य एवं पूर्वी प्रदेश, जिसकी सभी राजधानियों को हमने अभी आपको बताया भी है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 102। पूछा जा रहा है कि भाग एवं बलि संबंधित थे किससे? तो याद रखिएगा, ये राजस्व के स्रोत थे। यानी प्रश्न संख्या 102 का बी विकल्प सही हो जाएगा। भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से यह पता चलता है कि राजा जो था वो भूमि का मालिक होता था, इसलिए भूमि से उत्पादन में उसका हिस्सा था और इस कर को कहते थे भाग। इसी के साथ साथ बलि भी राजस्व का मुख्य स्रोत था। अगला है प्रश्न संख्या 103। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? देखिए,
मौर्य काल के जो अधिकारियों से संबंधित प्रश्न हैं वो इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको ध्यान में रखेंगे। ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बस केवल कई बार इनको रिवीजन करके आपको इनके मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिकारी था जो भूमि कर को एकत्रित करता था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, सीताध्यक्ष। प्रश्न संख्या 103 का सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। ये जो मौर्य काल था इसमें सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था और वो भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। क्लियर? अभी आपने विकल्प ए में देखा था, लिखा था एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई जो था वो जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। क्लियर है? फिर आपने देखा था शुल्काध्यक्ष लिखा हुआ था, ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर को वसूलता था। यदि हम बात कर लें अक्राध्यक्ष की, तो ये खानों का नियंत्रण करता था। ठीक है, जितने भी ये विभिन्न क्षेत्रों के अध्यक्ष हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि नवाध्यक्ष किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा नवाध्यक्ष का संबंध जहाज रानी से है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 में पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में सीता का अर्थ है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है कि सीताध्यक्ष किसे कहा जाता था? जो राजकीय भूमि से आय प्राप्त करता था, यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए जो राजकीय भूमि की व्यवस्था थी वो सीताध्यक्ष के द्वारा होती थी और इसे प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते थे? सीता कहा जाता था। प्रश्न संख्या 105 में पूछा जा रहा है मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? अब यहां पर देखिए राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? समाहर्ता, यानी प्रश्न संख्या 105 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा गया आपसे कि जिले के संग्रहण को नियंत्रित करता था, तब भी आपका जवाब क्या होगा? समाहर्ता। क्लियर है? यहां ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता का था। यदि हम बात करें अंतपाल की, तो जो अंतपाल था ये सीमा रक्षक या सीमा दुर्गों की देखभाल करता था। और यदि हम बात करें प्रदेष्टा की, तो ये विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 106। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य युगीन अधिकारी जो नाप तौल प्रभारी था उसे क्या कहते थे? तो याद रखिएगा जो नाप तौल का अधिकारी था उसे कहते थे पौतवाध्यक्ष, यानी प्रश्न संख्या 106 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पौतवाध्यक्ष कहा जाता था नाप तौल के अधिकारी। यदि हम विकल्प बी में दिए गए पर्णया अध्यक्ष की बात कर लें, तो ये जो पर्णया अध्यक्ष थे ये वाणिज्य विभाग से संबंधित थे। विकल्प डी में आप देख रहे हैं सूनाध्यक्ष लिखा है, इनका संबंध बूचड़ खाने के प्रभारी के रूप में था। तो इन सभी अध्यक्षों को आप याद रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसकी बात हो रही है? विविताध्यक्ष की, इसका संबंध किससे है? तो आपका जवाब होगा चारागाहों के अध्यक्ष के रूप में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि लेखाकार यानी जो महान लेखाकार था उसका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा अच पटलाध्यक्ष से संबंधित है महालेखाकार, यानी महालेखाकार को अच पटलाध्यक्ष कहा जाता था। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि कुप्याध्यक्ष, तो याद रखिएगा जो वन और उनकी संपदाओं की अध्यक्षता करता था उसको कहा जाता था कुप्याध्यक्ष। इसी तरह से जो मदिरा और शराब से संबंधित था अध्यक्ष उसको कहा जाता था सूराध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष पूछा जाए तो कताई और बुनाई से संबंधित था सूत्राध्यक्ष। एक प्रश्न और पूछा गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया कि लक्षणाध्यक्ष का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा टकसाल से संबंधित अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 107। पूछा जा रहा है कि एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो याद रखिएगा ये जो एग्रोनोमोई अधिकारी था ये मार्ग निर्माण से संबंधित था। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा कि जो मौर्य काल था उसमें एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव करना, इनसे संबंधित होता था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 में पूछा जा रहा है पंकोदक सन्निरोधे ये मौर्य साम्राज्य में किसके लिए जुर्माना ये लगाया जाता था? तो याद रखिएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने पर पंकोदक सन्निरोधे जुर्माना लगाया जाता है। पंक शब्द का मतलब ही होता है कीचड़। ठीक है, तो यहां प्रश्न संख्या 108 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 109। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था
तक्षशिला। क्लियर है? तो यानी प्रश्न संख्या 109 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि हम अन्य विकल्पों की भी बात कर लें तो आप वैशाली देखें, विकल्प ए में लिखा हुआ था। ये वैशाली बिहार का एक जिला है वर्तमान में, और ये वैशाली जो है ये बुद्ध और जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। एक बात याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था। यदि हम बात कर लें नालंदा की, तो नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और सर्वप्रथम बौद्ध विहार की स्थापना यहां पर गुप्त काल में कराई गई थी। नालंदा में कई खुदाइयों से यह पता चला कि यहां पर विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। जो मूल प्रश्न में तक्षशिला से संबंधित पूछा गया कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला, और इसमें हिंदू और बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। और एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि किसके समय में अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों के द्वारा सम्राट से शिकायत की गई है, तो वो था बिंदुसार के समय में, और कहां के? तक्षशिला से ये संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 110 में पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार विभिन्न तरीकों से पूछे गए हैं। याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की थी। एक थी धर्म स्थीय और दूसरी थी कंटक शोधन। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 110 का दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। यानी 2 तरह की न्यायालय थे, एक था धर्म स्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। अगला देखिए, डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। अभी आपने जाना कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसके अनुसार मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक था धर्म स्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। याद रखिएगा, ये जो धर्म स्थीय था ये दीवानी न्यायालय था, और जो कंटक शोधन था ये फौजदारी न्यायालय था। देखिए, एक शब्द का नाम आपने सुना होगा, प्रदेष्टा। ये जो प्रदेष्टा था ये फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था। इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा गया कि जो प्रदेष्टा है इसका संबंध फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किया गया। क्लियर है? तो या तो कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में लिखा रहेगा, या तो आपसे लिखा रहेगा फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। इन दोनों के संदर्भ में आप प्रदेष्टा को याद रखेंगे। यदि हम बात कर लें व्यावहारिक की, तो ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो व्यावहारिक था ये धर्म स्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां एक बात और याद रखिएगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन के द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उनको न्यायाधीश बनाया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 111 पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो आपका सही जवाब होगा मागध का। क्लियर है? यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर याद रखिएगा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहासों के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का जो व्यवसाय था वो मागध और सूत वर्गों का था। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि ये व्यवसाय मागध का और सूत वर्ग का था। अगला है प्रश्न संख्या 112 पूछा जा रहा है कि गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, द्रविड़ों ने। क्लियर है? प्रश्न संख्या 112 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। जो गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात था वो द्रविड़ों अर्थात चोल ने किया, और यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। अगला है प्रश्न संख्या 113 पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, यहां पर सही जवाब होगा विकल्प डी, अर्थशास्त्र में। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। ठीक है, विवाह विच्छेद का मतलब तलाक की प्रथा, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मौर्य काल में तलाक की प्रथा प्रचलन में थी, और इसका उल्लेख कहां पर है? अर्थशास्त्र में। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने पर
पति उसका त्याग कर सकता था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 114। प्रश्न संख्या 114 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित था। ठीक है, तो याद रखेंगे मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 114 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। मनुस्मृति में अगर हम 38वें खंड को देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो वो तो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जो विधवा है यानी जिस स्त्री का पति मर गया है उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। ये दोनों बातें बिल्कुल आप स्पष्ट याद रखेंगे। और ये कहां था? ये मनुस्मृति में उल्लेखित था। अगला है प्रश्न संख्या 115। पूछा जा रहा है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो वो क्या था? व्रात्य क्षत्रियों का। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 115 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 116। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत आए थे मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए फाहियान। ठीक है, ये फाहियान कौन था? ये चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद आएगा वेनसांग। याद रखिएगा ये वेनसांग भी एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसके बाद नाम आएगा किसका? इत्सिंग का। ये जो इत्सिंग है ये 7वीं सदी में भारत आने वाला चीनी यात्री था। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने यहां पर क्रम देखा, तो जो सही क्रम हो रहा है वो क्या हो रहा है? यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे इन सभी बातों का हमने जिक्र कर दिया है। अगला है प्रश्न संख्या 117। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त के संदर्भ में अभी आपने क्या नाम पढ़ा था? तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया था। ठीक है, ये आपने शुरुआत के प्रश्नों में इसको पढ़ा था, सैंड्रोकोटस कहा गया था चंद्रगुप्त को। क्लियर है? अब यहां पर देखिए प्रियदसी लिखा हुआ है, तो ये जो प्रियदसी ये किसके लिए कहा गया है? तो ये अशोक के लिए कहा गया था। क्लियर है? आगे देखिए, आगे और नाम दिए गए। हाँ, यहां देखिए सैंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, प्रियदसी आपने देखा अशोक के लिए। अगर हम अमित्र घात की बात कर लें तो ये जो अमित्र घात है ये बिंदुसार के लिए कहा गया, इसलिए बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट कर लेंगे। और चाणक्य को क्या कहा गया? विष्णुगुप्त, यानी डी को आप चौथे के साथ, अशोक को आप पहले के साथ, प्रियदसी के साथ कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो चंद्रगुप्त था इसके लड़के का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र था कौन? अशोक। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, ये जो बिंदुसार है इसकी माता कौन थी? दुर्धरा थी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलना था, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर चंद्रगुप्त का लड़का था बिंदुसार तो फिर उसकी मां का नाम दुर्धरा कैसे हुआ? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 शादियां की थी। उसकी जो सबसे पहली शादी थी वो दुर्धरा के साथ हुई थी जिसका लड़का था बिंदुसार। क्लियर है? याद रखिएगा यहां पर जो बिंदुसार है उसको अमित्र घात कहा जाता है, यानी शत्रु विनाशक। इसको सिंह सेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंह सेन के नाम से बिंदुसार को भी जाना जाता है। ये बातें आप इतनी यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 118। यहां देखिए सूची सुमेलित करके दी गई है। प्रश्न संख्या 118 में पूछा जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। ठीक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 118 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इस बृहदर्थ की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। कब? 184 ईसा पूर्व में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 119। देखिए कई बार आपको क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो अभी आपने पढ़ा कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहदर्थ था और इसकी हत्या की थी पुष्पमित्र शुंग ने, और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो मौर्य काल, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश और उसके बाद सातवाहन वंश, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 119। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने की थी। ये अभी आपने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है, और उसने शुंग वंश की स्थापना की। आगे लिखा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और वो सिंहासन पर बैठा। ये भी बिल्कुल सही है, यानी मौर्य शासन के बाद शुंग वंश, उसके बाद फिर कर्ण वंश आया। और तीसरे विकल्प में लिखा हुआ है कि आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। किसने? आंध्र ने। तो ये भी बात सही है, फिर आंध्र का सातवाहन वंश आया। यानी यहां पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी प्रश्न संख्या 119 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये क्रम मालूम होता तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 में पूछा जा रहा है ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल
संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। देखिए यहां पर आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहां पर ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों के बारे में पूछा जा रहा है कि इस समय में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए किसने कार्य किया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने इस समय में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन के लिए कार्य किया था। इसलिए प्रश्न संख्या 120 का यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। याद रखिएगा उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को खुदवाया था इस क्षेत्र में, और अशोक ने ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी। क्लियर है? तो ये दोनों समय थे। देखिए इसमें रुद्रदामन ने इस झील का मरम्मत भी कराई थी, लेकिन ये उस टाइम पीरियड में नहीं था। और एक बात और याद रखिएगा, यदि ये पूछा जाता कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के इन कार्यों का उल्लेख कहां पर है, तो याद रखिएगा शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन मिलता है। और जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील का मरम्मत भी कराया था। और जो रुद्रदामन का झील के मरम्मत निर्माण का कार्य था, यह दूसरी शताब्दी ईस्वी से संबंधित था। याद रखिएगा यहां पर एक नाम और आपको ध्यान में रखना है, स्कंदगुप्त का। इन्होंने 150 ईस्वी में इस झील का पुनरुद्धार कराया था। लेकिन रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का जो नाम है वो इसमें इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि ये ईस्वी के बाद के। यहां पर प्रश्न में आपसे ईस्वी सन के पूर्व के राजाओं के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 121। पूछा जा रहा है कि जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था उसका क्या नाम था? तो आप सभी को पता है कि गिरनार क्षेत्र में जो झील का निर्माण कराया था उस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। और किसने निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 122। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है? तो अभी आपने पढ़ा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के कार्यों का उल्लेख है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 122 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 123। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो याद रखिएगा यहां पर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। प्रश्न संख्या 123 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अशोक का अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिम भारत के शकों का एक महान राजा था और गुजरात के जूनागढ़ अर्थात गिरनार में शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसके विजयों, व्यक्तित्व और उनके कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। क्लियर है? अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। ये बात भी याद रखेंगे कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के साथ साथ स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। याद रखिएगा सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टाड ने इस लेख को पढ़ा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और याद रखिएगा यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ प्राचीनतम लेखों में से एक है। और इसकी रचना का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था सुदर्शन झील के बांधों के पुनर्निर्माण के विवरण को सुरक्षित रखना। अगला है प्रश्न संख्या 124। प्रश्न संख्या 124 में पूछा जा रहा है कि बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है कि बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं, यह सही है। इसमें से 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, यह भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं, यह भी सही है। अगला स्टेटमेंट है कि यह अभिलेख ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के हैं, यह गलत है। याद रखिएगा यह अभिलेख ईसा पूर्व की 3री शताब्दी के हैं। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 124 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। अगला देखिए अगर हम बात करें बराबर की गुफाओं की तो याद रखिएगा दक्षिण बिहार में गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुन पहाड़ियां हैं और नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं और बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। क्लियर है? और इन 4 गुफाओं में से जो 3 गुफाएं हैं इनकी दीवारों पर अशोक का लेख उत्कीर्ण है और जो चौथी गुफा है ये लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि लोमस ऋषि का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध चौथी गुफा से है। किसकी? बराबर की पहाड़ियों की चौथी गुफा से संबंधित है लोमस ऋषि का संबंध। और एक प्रश्न और दूसरी तरह से पूछा गया कि बराबर समूह की इस गुफा पर
अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है, तब आपका जवाब क्या होगा? चौथी गुफा पर उत्कीर्ण नहीं है। इसमें किसका है? तो इसमें मौखरी के शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो प्रथम 3 गुफा है वो अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए दान में दे दिए गए थे। याद रखेंगे, चट्टानों को काटकर बनाई गई इस गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसापूर्व से संबंधित हैं, जो कि यहां पर मूल प्रश्न में पूछा भी गया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 125। पूछा जा रहा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? परखम से प्राप्त हुई है। यानी प्रश्न संख्या 125 का डी विकल्प सही होगा। परखम से प्राप्त हुई है मौर्यकालीन मूर्ति, जिसमें मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति है। याद रखिएगा, जो मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव है वो लोक कला के माध्यम से हुआ और लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा जो है तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी और यहां से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? मौर्यकाल से है। याद रखिएगा, मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि जो मणिभद्र यक्ष के नाम से अंकित मूर्ति है वो किससे संबंधित है? मौर्यकाल से। और कहां से प्राप्त हुई? परखम से। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 126। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला दिया गया है लोथल और बताया जा रहा है कि लोथल एंशिएंट डाकयार्ड, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है सारनाथ और लिखा हुआ है कि फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है राजगीर और लिखा गया है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है। देखिए, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का संबंध किससे हो जाएगा? सारनाथ से। ठीक है, यानी यहां पर ये तीसरा नहीं रहेगा। नालंदा के विषय में लिखा है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये बिल्कुल सही लिखा है। यानी यहां पर पहला, दूसरा और चौथा सही सुमेलित है, इसलिए यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 126 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहां पर याद रखेंगे आपकी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का संबंध सारनाथ से। क्लियर? इस प्रकार यहां पर मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्व में पूछे गए थे, उसके साथ साथ जितने भी संभावित प्रश्न थे या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी तथ्यों को एक जगह सम्मिलित कर दिया गया है। देखिए, मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत टॉपिक है, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं, इसलिए आप इसको कई बार पढ़कर रिवाइज कर लेंगे। अगली क्लास में मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।